हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा है। और वो इवेंट जॉइंटली जो है जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, ये केरला है, और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है, उन दोनों ने मिल करके बायकॉम, एक जगह है जो पहले केरला के ट्रावनकोर स्टेट में आता था, वहाँ एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सेंटिनरी ईयर मनाया जा रहा, 12 दिसंबर 2024 को। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना अहम क्यों है, इसकी चर्चा या इसकी चर्चा की ज़रूरत क्या है। तो आप जानते हैं या जानने का प्रयास करना चाहिए कि बायकॉम सत्याग्रह क्या था, और ये किस तरह से इंडिया के अंदर, खास करके जब हम दक्षिण के राज्यों की बात करते हैं या उत्तर भारत के राज्यों की बात करते हैं, या अंबेडकर के आंदोलन की बात करते हैं, या पेरियार के आंदोलन की बात करते हैं, उसके तह तक लेकर के जाता है। ये घटना अपने आप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अप्रत्याशित मानी जाती है। भारतीय इतिहास में एक अप्रत्याशित, या आप कहें कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, सोशल रिफॉर्म के नज़रिए से, या आप कहें कि सामाजिक न्याय के नज़रिए से। हाँ दोस्तों, ये 1925 में घटना या आंदोलन आप कह सकते हैं। ये आंदोलन 24-25 में कहा जाता है कि ये हुई थी, केरला में हुआ था। बायकोम एक जगह है, और वो जगह, वहाँ पर एक मंदिर है, बायकोम महादेव टेम्पल। तो उस टेम्पल के आसपास से जो दलित समुदाय होता था या पिछड़ा समुदाय होता था, उसको जाने से भी मनाही थी। उसके आसपास के गलियों से वो जा भी नहीं सकते थे। ये माना जाता था कि जाने से वो जो महादेव टेम्पल है वो दूषित हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी, और इस तरह से वो पूरी तरह से अपर कास्ट के लोगों के लिए रिजर्व था। पूरी तरह से अपर कास्ट के लोगों के लिए ही रिजर्व था। उसमें किसी दूसरे अपर कास्ट के अलावा कोई एंट्री नहीं कर सकता था। वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड था बाकी लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए केवल और केवल ओपन था। और ये क्लियरली एक, मतलब आप कह सकते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। कास्ट के आधार पर उस मंदिर में एंट्री नहीं की जा सकती थी। और ये वहाँ स्थित था जहाँ पर अभी भी आप कह सकते हैं कि मोनार्की था। ट्रावनकोर प्रिंसली स्टेट था उस समय, और उसी स्टेट में ये अवस्थित था बायकॉम का महादेव टेम्पल, जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था रिफ्लेक्ट करती थी कि ऑल इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह थे। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, बाद के दिनों में जो अंबेडकर ने जिस तरह से आंदोलन चलाया, टेम्पल एंट्री मूवमेंट जिस तरह से चली, तो आप कहें कि एक तरह से पूरे इंडिया में जो ये अछूत थे या आज के दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको मंदिरों में घुसने से भी मनाही थी। वो मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते थे। और वो प्रिविलेज या विशेषाधिकार जो था, केवल और केवल कुछ लोगों का था, या कहें कि अपर कास्ट के लोगों के लिए केवल था। और इसी के खिलाफ ये आंदोलन हुआ। बहुत सारे इसके लीडर्स थे, हम उसमें नहीं जा रहे हैं पूरे डिटेल में, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे इसमें लीडर्स थे, जैसे टी.के. माधवन थे। और ये इन्होंने काकीनाडा, जो सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था 1923 में काकीनाडा में, उसमें इन्होंने टेम्पल एंट्री रिफॉर्म्स के बारे में कांग्रेस के सेशन में प्रपोजल रखा था। और इन्होंने सारे इशू को हाईलाइट किया था कि किस तरह से बायकॉम के अंदर, जो बायकॉम महादेव टेम्पल है, उसमें कास्ट पर आधारित डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसके साथ के.पी. केशव मेनन भी इसके नेता थे। वो जर्नलिस्ट भी थे, लॉयर भी थे। महात्मा गांधी को भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी का सपोर्ट इसमें था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें जो लीडर थे, जिसकी वजह से ये मास मूवमेंट बना, वो थे ई.वी. रामास्वामी पेरियार। और इस वजह से भी ये चर्चा करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ई.वी. रामास्वामी पेरियार जब इसके नेता बनते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये मास मूवमेंट बन जाता है, और एक तरह से फाउंडेशन रखने का काम करता है कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया के अंदर हो। सोशल रिफॉर्म का मतलब केवल ये नहीं था कि ये केवल रिस्ट्रिक्टेड रहेगा मंदिर के एंट्री तक या टेम्पल एंट्री तक। आने वाले समय में यह सामाजिक न्याय का आंदोलन एक बड़े स्तर पर बनने की शुरुआत थी। और इसी में
इसी आंदोलन में बैकोम सत्याग्रह में ही पेरियार का जो लीडरशिप रहा, जिस तरह से उन्होंने मास मूवमेंट बनाया, इसी वजह से उनको हीरो ऑफ बैकोम कहा जाता है, बैकोम बीरन कहा जाता है। तो उसको इन्होंने मास मूवमेंट बना दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि रिसेंटली अभी 12 दिसंबर 2024 को बैकोम में केरला की सरकार और तमिलनाडु की सरकार ने मिल करके उस स्थान को, पेरियार के कंट्रीब्यूशन को पूरी तरह से रिनोवेट करने का प्रयास किया है। और उन लोगों ने इस आंदोलन को एक नए, आप कह सकते हैं, आंदोलन के स्टेज में ले जाने का डिक्लेरेशन दिया है। जो पेरियार का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, उसको अब कहा गया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट्स के बारे में। मतलब अब ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई होती दिख रही है, राजनीतिक न्याय की लड़ाई, जिसको हम संविधान में फेडरलिज्म कहते हैं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट उस समय इंडिविजुअल के लिए था, व्यक्ति के लिए था, और अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेट्स, जो इंडिया के स्टेट्स हैं बहुत सारे, उनकी लड़ाई के बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब एक नए स्टेज, सामाजिक न्याय से राज्यों के राजनीतिक न्याय की तरफ ये आंदोलन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि काफ़ी अहम है। और उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित हुआ था, जो काफ़ी अहम है ये जानने के लिए। और निश्चित तौर पे जो राइटर है वो राइटर डीएमके के स्पोक पर्सन है, लेकिन जो चीज़ें इसमें चर्चा की गई वो बड़ा ही एडुकेटिव है, नॉलेजेबल है, जो हमें जानना चाहिए। जो तर्क है वो तर्क बड़ा इम्पोर्टेंट है इस आर्टिकल में जो इन्होंने लिखा है। राइटर का नाम है मनुराज सन्मुगा सुंदरम। ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, मद्रास हाई कोर्ट में, और इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है जो काफ़ी कुछ पॉइंट्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये बताते हैं कि बैकोम सत्याग्रह किस तरह से इम्पोर्टेंट है। जैसे शुरू में इन्होंने लिखा है कि अ लिटिल ओवर 100 years ago was a landmark socio-political movement like no other। मतलब इसकी तरह आज से 100 साल पहले जिस तरह का मूवमेंट शुरू किया गया था उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड द बैकोम्स स्ट्रगल विच कल्मिनेटेड इन लिफ्टिंग ऑफ द बैरियर्स टू एंट्री ऑफ बैकवर्ड कास्ट हिंदू टू लोकल टेम्पल इन अर्स्टवाइल ट्रावनकोर प्रिंसली स्टेट वुड बी द फर्स्ट ऑफ मेनी मास मूवमेंट्स दैट ब्राउट पॉलिटिकल अटेंशन टू रिलीजियस रिफॉर्म। तो ये एक ऐसा आंदोलन था आधुनिक भारत के अंदर, हालांकि उस समय हम लोग आज़ाद नहीं थे, लेकिन एक ऐसा आंदोलन था जिसने जो सोशल रिफॉर्म था उसको फोर फ्रंट पर ला करके खड़ा कर दिया। और इस आंदोलन के बाद आप देखते हैं, या इसके दौरान ही देखते हैं, कि किस तरह ईबी रामास्वामी नायकर ने जस्टिस पार्टी से जुड़ करके फिर डीएमके बना करके, मुनित्र कसगम बना करके किस तरह से इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या द्रविडियन आइडेंटिटी का जो एक कल्चरल आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं, जिसको डेवलप करने का द्रविडियन मॉडल आप कह सकते हैं, का प्रयास किया साउथ इंडिया में। और वो इतना पावरफुल था कि उसके बदौलत आज आप साउथ इंडिया देखें, चाहे आप तमिलनाडु देखें, जिस तरह से सोशल जस्टिस का वहाँ रिप्रेजेंटेशन का जिस तरह से मुद्दा वो हुआ, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था उसके खिलाफ जिस तरह से वो मोबिलाइजेशन हुआ, उसका नतीजा ये निकला कि बड़े स्तर पर एक सोशल चेंज हुआ। ये भी बताते हैं कि किस तरह से पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर ने इससे सीख ली, और आने वाले समय में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट इनजस्टिस है, सोशल इनजस्टिस है, उसके विपरीत एक नया नैरेटिव, एक नया आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी और या कह सकते हैं कल्चरल आइडेंटिटी का कंसेप्ट इन लोगों ने दिया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ये मानते हैं कि बैकोम सत्याग्रह करा। फिर ये क्या कहते हैं कि बैकोम सत्याग्रह जो है द इवोल्यूशन ऑफ अ मास मूवमेंट। The Bacom struggle was fought against prohibition of backward caste Hindus from walking on a street adjacent to Bacom महादेव टेम्पल, जो कि हमने पहले ही आपको बताया कि जो महादेव टेम्पल था उसमें जो आसपास के जो स्ट्रीट्स थे, जो आसपास की गलियां थी, उसमें भी उनकी एंट्री प्रोहिबिटेड थी। मंदिर का तो बात आप छोड़ ही दीजिए। और जब उनको अलाउ भी हुआ आसपास के गलियों में घूमने का, तो मंदिर में एंट्री नहीं मिली, जो बाद में जा करके मिली थी। तो ये बात ये कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इंडिकेट दैट फॉलोड मूवमेंट इरप्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद B.R. अम्बेडकर लीडिंग प्रोटेस्ट टू एंटर द अंबा देवी टेम्पल एंड कालाराम टेम्पल मंदिर वेयर दलित्स वर डिनाइड एंट्री। इस आंदोलन का इतना बड़ा प्रभाव रहा कि 1925 में रिस्ट्रिक्शन को तो हटा दिया गया,
इसके बाद का कंसिक्वेंस देखिए कि महाराष्ट्र और ऑल इंडिया लेवल पर डॉक्टर अंबेडकर सामने आते हैं और जो दलितों को मंदिर में एंट्री डिनाइड था उसके लिए आंदोलन शुरू करते हैं, चाहे वो अंबा देवी टेम्पल का आंदोलन हो या कालाराम मंदिर का आंदोलन हो। तो इसका इतना बड़ा प्रभाव रहा। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि जो ट्राजेक्टरी शुरू हुआ वहां से उसने बहुत बड़ा प्रभाव डाला। 1947 मतलब आपके आज़ादी से भी पहले बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स आए, लॉ आए, जिसने मंदिर में एंट्री का प्रोविजन किया और एक तरह से ये बताने की कोशिश है कि जो ये डोमेन था, जो रिलीजन का डोमेन था, जो इंडिविजुअल या कम्युनिटी के डोमेन में आता था, उससे ये बढ़कर महज टेम्पल एंट्री से बढ़कर के ये अब सामाजिक न्याय के आंदोलन में बदलते दिख रहा था। और ये बताते हैं कि 1932 में ही मद्रास में लेजिस्लेटिव असेंबली इंट्रोड्यूसिंग अ बिल टू अलाउ टेम्पल एंट्री इन 1932, तो महाराष्ट्र में ये शुरू हो गया। फिर ट्रावनकोर में भी 1936 में ट्रावनकोर टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन आया। मलबार में टेम्पल एंट्री बिल 1938 आया। और इस तरह से आप देखिए कि जो दलित पिछड़े थे उनको मंदिर में एंट्री का लीगल प्रोविजन किया गया। मद्रास में फिर मद्रास टेम्पल एंट्री अथोराइजेशन एक्ट 1947 आया, जो जितने भी हिंदू थे उनको किसी भी मंदिर में घुस करके पूजा करने का अधिकार दिया गया। और इसका इन सारे मूवमेंट्स और सारे लेजिस्लेटिव्स जो इनिशिएटिव्स थे, इसका नतीजा ये निकला कि संविधान के अंदर जब संविधान बन रहा था तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो मेनी ऑफ दिस रिफॉर्म्स टुक प्लेस प्रायर टू एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ग्रेट केयर इन डिलिमिटिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ड्यूरिंग डिस्कशन on December 7, 1948, B.R. Ambedkar included the prefix subject to public order, morality and health, restricting the extent of fundamental rights and thereby enabling a state intervention when necessary। ये ध्यान दीजिए कि बहुत बड़ा ये एक आउटकम था बैकॉम सत्याग्रह का या उससे प्रभावित सत्याग्रहों की वजह से, आंदोलनों की वजह से, कि संविधान सभा में जब इस पर बात हो रही थी राइट टू रिलीजन का, तो रिलीजियस राइट टू रिलीजन को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। क्योंकि अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था या अदर सिस्टम्स थे वो इंडिविजुअल के राइट्स को पूरी तरह से अपने हिसाब से चलाते, उनको कभी मंदिर में, टेम्पल में या डिस्क्रिमिनेशन ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता। इसलिए जहां पर भी नेसेसरी था वहां स्टेट इंटरवेंशन को अलाउ करने के लिए राइट टू रिलीजन को पूरी तरह से प्रीफिक्स जोड़ करके लिमिट कर दिया गया है। इस आर्टिकल में ये बात साबित होती है, ये बात पता चलता है कि आखिर क्यों राइट टू रिलीजन को सब्जेक्ट टू कंडीशंस रखा गया है, ताकि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेज काफी मतलब डिस्क्रिमिनेटरी हैं, लोगों के राइट्स के खिलाफ है, लोगों के इंडिविजुअल फ्रीडम के खिलाफ है, लिबर्टी के खिलाफ है, उसको बहुत ज़्यादा स्कोप न दिया जाए, ताकि वो लोगों के पर्सनल लाइफ या इंडिविजुअल डेवलपमेंट को पूरी तरह से हैम्पर करे। और ये देखा जा रहा था कि ऐसा हो रहा है, कम्युनिटी के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पर, कस्टम के नाम पर, कि आप वही करें, गलत से गलत काम भी करें इंडिविजुअल के खिलाफ, इंडिविजुअल राइट्स के खिलाफ, डिग्निटी के खिलाफ, और वो धर्म के नाम पे जस्टिफाई हो रहा था। और इसलिए आ करके कंस्टिट्यूएंट असेंबली में राइट टू रिलीजन को रिस्ट्रिक्ट किया गया। और ये बता रहे हैं राइटर इस आर्टिकल में, दी 7 वर्ड्स जो रिस्ट्रिक्शंस है वेंट ऑन टू फॉर्म द लीगल एंड लेजिटिमेट बेसिस फॉर रिफॉर्म्स विद इन द फोल्ड ऑफ रिलीजन, thereby enabling constitutional courts to intercede when there was a constitution of fundamental rights, namely between those of equality and religion। ये स्कोप देता है जो यहाँ के कोर्ट्स हैं कि रिलीजियस जो मामले हैं उस मामले को इंटरप्रेट कर सकें, वहाँ पर इंटरवीन कर सकें, अगर उनको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो कंडीशंस दिए गए हैं, उस कंडीशन को कोई रिलीजियस ऑर्डर फॉलो नहीं करता। यही पावर देता है स्टेट को भी। कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट अगर रिलीजन के मामले में दखल देता है तो इसका जो सेकुलर नेचर है उसके खिलाफ है। राइटर आर्गुमेंट करते हैं कि वो उसके नेचर के खिलाफ नहीं है, बल्कि रिलीजन के अंदर जो सेकुलर एलिमेंट्स हैं, जिस रिलीजन में आप ये कहते हैं कि रिलीजन का मतलब एक परवेसिव कस्टम या बिलीफ, नहीं, वैसा नहीं है। उसमें जो सेकुलर एलिमेंट है उसको कंट्रोल करने का पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन
स्टेट को देता है और उस स्टेट लॉज को या उस प्रैक्टिसेज को या रिलीजन को डिफाइन करने का पावर जुडिशियरी को या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को मिला हुआ है। और ये यहीं से आता है, इस आंदोलन का ये रिफ्लेक्शन है, स्टेट एंड इशू ऑफ रेगुलेशन। तो रेगुलेशन करने का उसको पावर है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि बहुत सारे जजमेंट्स में इस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि लार्जर इशू हैज बीन ऑलवेज वेदर टेम्पल एंड रिलीजन एट लार्ज कैन बी रेगुलेटेड बाय ए स्टेट। क्या रिलीजन जो है या टेम्पल्स जो है वो रेगुलेट किए जा सकते हैं? इफ दिस इज अलाउड, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर ऐसा किया जाता है तो ये उसके सेकुलर स्टेट के सेकुलर नेचर के खिलाफ है। लेकिन राइटर क्या कहते हैं? देयर कैन नथिंग बी फर्दर फ्रॉम ट्रूथ और लॉजिक। इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट टू रेगुलेट टेम्पल्स विच आर पब्लिक स्पेसेस इज टू इंश्योर इक्वालिटी एंड एक्सेस। जो स्टेट का इंटरवेंशन है, इसलिए इंटरवेंशन है क्योंकि ये टेम्पल्स और ये जो भी जगहें हैं, रिलीजियस प्लेसेज हैं, ये पब्लिक स्पेसेज में आते हैं। और अगर ये पब्लिक स्पेसेज में आते हैं तो वहां पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स जो है उसका पालन होना चाहिए, खास करके राइट टू इक्वालिटी का। और अगर ऐसी बात आती है कि वहां डिस्क्रिमिनेशन होता है तो स्टेट आगे आएगा और वहां पर इंटरवीन करेगा। सो इसका लंबा हिस्ट्री है, बिगिनिंग विथ इनेक्टमेंट ऑफ मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट 1927 टू द प्रेजेंट डे तमिलनाडु रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1959 would make it apparent the legislative intent to manage religious affairs इन कॉन्सोनेंट विथ पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। यही नहीं, इस बात को जुडिशियरी ने भी एक्सेप्ट किया है। दिस पोजीशन हैज बीन कंफर्म्ड थ्रू वेरियस जजमेंट्स बिगिनिंग फ्रॉम कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मेंद्र तीर्थ स्वामी नार ऑफ श्री सिरूर मठ 1954, where Supreme Court of India upheld the proposition that the state can manage the secular affairs of temples and propounded the test of essential religious practice। मतलब रिलीजन के अंदर जो कुछ है वो सब आप कहें कि हमारा राइट है रिलीजियस, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आपके रिलीजन के अंदर इसेंशियल प्रैक्टिसेज क्या है जिसकी वजह से वो रिलीजन जाना जाता है या उसका वो कोर फाउंडेशन बनाता है, वही आपके राइट टू रिलीजन में आता है। वो सारी चीजें नहीं जो सेकुलर है, जो सेकुलर लाइफ को प्रभावित करती हैं। और अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस सेकुलर राइट को प्रभावित करती है, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रभावित करती है या हेल्थ को प्रभावित करती है, जो कि कंडीशन दिया हुआ है राइट टू रिलीजन का जो आर्टिकल है संविधान में, तो उस पे स्टेट को रेगुलेट करने का अधिकार है, कंट्रोल करने का अधिकार है। मतलब वो क्वालिफाइड राइट है, वहां रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। और उसके बाद जब से गवर्नमेंट आप कहें साउथ इंडिया में, खास करके तमिलनाडु की अगर बात करें तो बड़ा ही अच्छा चेंज वहां देखने को मिलता है उस जजमेंट्स के बाद से। सिंस देन द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन तमिलनाडु बिगिनिंग इन 1970s हैव इनेक्टेड लॉज टू इनेबल बैकवर्ड कास्ट हिंदूज टू बी अपॉइंटेड एज आचार्यस priest which have some have regarded as contentious act of interference in religious affairs. In such instances, the court has upheld the right of a state to manage secular matters in temples while carving out a special category of agamic temples. समझिए इस बात को। ऑथर ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में 1970 के बाद आप देखेंगे तो वहाँ की सरकारों ने जो वहाँ के प्रिस्ट होते हैं, जिनको आचार्य कहते हैं, उनको अपॉइंट किया है कानूनी माध्यम से। वो डिफरेंट कास्ट ग्रुप से, ओबीसी से, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, SC ST से, डिफरेंट क्लासेज से आचार्य जो है या प्रिस्ट जो है अपॉइंट किया गया है। और इसमें कोर्ट ने कहा है कि हर स्टेट को ये पावर है कि उसका सेकुलर जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करे, और ये कहीं से नहीं माना जाएगा। कुछ लोग मानते हैं जो ये समझते हैं कि उनका मोनोपोली है पूजा पाठ कराने पर, वो मानते हैं कि ये इसमें केवल एक किसी खास जाति के लोग ही अपॉइंट हो सकते हैं, वही केवल ये करा सकते हैं। इस मिथ को तोड़ा है तमिलनाडु ने या साउथ के स्टेट्स ने। तो इसका ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं होते आया, विरोध होते आया है। So over last few years, the governments of Kerala and Tamil Nadu have appointed hundreds of trained acharyas. तो पिछले अगर सालों में देखें, कुछ सालों में, तो गवर्नमेंट ऑफ केरला और तमिलनाडु ने बहुत सारे आचार्यों को पब्लिकली अपॉइंट किया है, और जो कि नॉन ब्राह्मण्स हैं। दिस हैड बीन मेड विथ रेजिस्टेंस विद इन एंड आउटसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ। These reforms challenge orthodox religious beliefs and entrenched social dictates.
तो मतलब ये है निश्चित तौर पर विरोध होगा। अगर किसी का मोनोपोली खत्म होगा तो विरोध तो होना तय है, लेकिन उसके बावजूद केरला और तमिलनाडु स्टेट ने ऐसा किया है। और एक तरह से आप कहें कि सोशल जस्टिस का एक जो पैरामीटर है कि हर सोसाइटी के हर एक्टिविटीज में, मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज में सभी कम्युनिटी या कास्ट ग्रुप्स के लोग का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसको इस बैकोम सत्याग्रह की लड़ाई ने, स्प्रिट ने प्रभावित किया है, जो आज भी साउथ में जारी है। Nevertheless, the push for reform is stronger than before. 100 years after Bacom and over 75 years since the Constituent Assembly debate on this issue, there is compelling moral consensus that is emerging. While governments of Tamil Nadu and Kerala has collaborated to commemorate the centenary of the Bacom struggle on December 12, 2024, they are also celebrating a historic event that brought together two states. They are paying tribute to a start of a social reform trajectory that was made possible due to coming together of two of the great leaders, that is E.B. Ramaswamy Periyar and Dr. B.R. Ambedkar. तो आप समझिए इस बात को कि ये बैकोम सत्याग्रह के द्वारा जो फाउंडेशन लेट डाउन किया गया वो आज भी कंटिन्यूअसली जारी है। और 12 दिसंबर 2024 को जब केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जब मिलते हैं तो ये बात वो एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि जो लड़ाई उन लोगों ने सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू किया था, आज वो सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट्स हो चुका है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। वो फेडरलिज्म से इसको जोड़ करके देख रहे हैं, सामाजिक न्याय से जोड़ के देख रहे हैं, आरक्षण से जोड़ के देख रहे हैं कि जो आरक्षण है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, आरक्षण वहाँ है ही नहीं। सामाजिक न्याय की लड़ाई एक मुकम्मल और बहुत बड़ी लड़ाई है। ये केवल रिजर्वेशन तक ही जुड़ा नहीं है, ये सेंटिनरी ईयर ये बताता है। ये सेंटिनरी ईयर या बैकोम सत्याग्रह का इतिहास बताता है कि एक टेम्पल एंट्री से शुरू हुआ मूवमेंट सामाजिक न्याय में बदला, रिप्रेजेंटेशन के सवाल में बदला, एक ब्रॉडर सामाजिक न्याय जहाँ पर हर स्तर पर जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो भी वंचित तबका है, जिसको आज तक धर्म के नाम पर या कस्टम के नाम पर, प्रैक्टिसेस के नाम पर डिप्राइव्ड रखा गया, उसको हर जगह एक मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन देना होगा, तभी सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी होगी। और इसका सेंटिनरी ईयर मनाया जाना, दो प्रोग्रेसिव जो स्टेट हैं इंडिया के, जो लगभग हर जगह टॉप करते हैं, उनके द्वारा ये कमिटमेंट किया जाना एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आने वाले समय में इस आंदोलन को कितना भी कमज़ोर किया जाए किसी के द्वारा, एक कमज़ोर नहीं होने वाला है। और निश्चित तौर पर जो भी बंदा चाहता होगा कि ये देश आगे बढ़े, ये देश विकसित हो, कभी नहीं चाहेगा कि जो भी वंचित तबका रहा है, जो भी गरीब तबका रहा है, वो मेन स्ट्रीम से दूर रहे। सामाजिक आर्थिक जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें उसका कोई प्रतिनिधित्व हो। अगर ऐसा वो सोचता है कि किसी एक जाति या किसी वर्ग का केवल हर चीज़ों पे दबदबा रहना चाहिए, तो शायद वो भारत को विकसित करने के बारे में नहीं सोचता। तो इसी के साथ, इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दोस्तों, आपको बैकोम सत्याग्रह जरूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। E.B. रामास्वामी नायकर का क्या योगदान रहा, किस तरह से उसने इस आंदोलन ने अंबेडकर को प्रभावित किया, किस तरह से एक मंदिर टेम्पल एंट्री का मूवमेंट एक सामाजिक न्याय का एक बड़ा व्यापक आंदोलन बनता है, ये बात आपको समझना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करेंगे कि हमारा चैनल, हमारी एक्टिविटी, हमारी इनिशिएटिव आपको पसंद आ रही होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें और अपना कमेंट भी दें। जो भी आपको सजेशन देने का मन करता है वो आप फ्री हैं उसको देने के लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।